हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन मेथड द्वारा, विधि द्वारा गतिकीय समीकरणों का निगमन करेंगे हम, ठीक है ना। फिर उससे कुछ रिलेटेड हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन। तो गति का 3 समीकरण होता है। तो गति के समीकरण का उपयोग तभी किया जाता है जब गतिशील कण का त्वरण क्या है, नियत होता है। ये बात हमने जब ग्राफ मेथड से गति के समीकरण को बताया था तो उसमें भी हमने ये कहा था कि गति के समीकरण का उपयोग तब किया जाता है जब किसी गतिशील कण का त्वरण नियत हो। यानी कि गति के समीकरण का उपयोग तब किया जाता है जब किसी गतिशील कण का त्वरण नियत हो। यानी ए क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना। ए क्या है, कांस्टेंट हो, नियत हो, ठीक है ना। तो गति का पहला समीकरण, गति का प्रथम समीकरण का हम लोग निगमन करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मानेंगे कि माना जो है कि एक कण है वो मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब है कि जिसका विस्थापन 0 है। यानी कि माना कोई कण मूल बिंदु से, यानी t बराबर 0 पर यस 0 यानी विस्थापन 0 है, मूल बिंदु से, और उसमें उसका प्रारंभिक वेग जो है मूल बिंदु से प्रारंभिक वेग u से एक समान त्वरण a से गति प्रारंभ करता है। और हमें क्या चाहिए, गति प्रारंभ करता है तो हमें चाहिए कि t सेकेंड बाद कण का अंतिम वेग है ना, t समय बाद कण का अंतिम वेग ज्ञात करना है। तब t समय बाद कण का अंतिम वेग हमको निकालना, अंतिम वेग ज्ञात करना है, जबकि कण का त्वरण क्या है, नियत। अंतिम वेग ज्ञात करना जबकि कण का त्वरण क्या है, ठीक है ना, नियत। तो गति का प्रथम समीकरण तभी हम लागू करते हैं जब पूछा जाए कि t सेकेंड बाद गतिशील कण का वेग क्या होगा। मतलब t समय बाद अगर पूछा जाए गतिशील कण का वेग क्या होगा, तभी हम जो है इसका उपयोग करते हैं। तो हमें करना क्या है, समाकलन मेथड से। तो हम जानते हैं कि जो ताक्षणिक त्वरण की डिफिनीशन होती है, हमें पता है कि a बराबर होता है dv/dt। हमें मालूम है ना, ताक्षणिक त्वरण का डिफिनीशन यही होता है। तो हमें अंतिम वेग चाहिए t समय बाद। तो यहाँ से अगर हम देखें तो dv बराबर होता है a dt, dv बराबर a dt। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ का हमें ले लेना है, समाकलन कर देना है, ठीक है ना। दोनों तरफ का क्या कर देना है, समाकलन। अब देखिए प्रारंभिक वेग क्या है, जब t बराबर 0 है तो प्रारंभिक वेग u है और t बराबर t पे अंतिम वेग v, यही हमको मालूम करना है। समय 0 है और t, ठीक है ना। इसका कर देना है इंटीग्रेट। अब देखो हमने पढ़ा था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और हमने एक ये निश्चित समाकलन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी लिमिट हो जाएंगी, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा, ठीक है ना। और यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a को बाहर ले लीजिए, 0t से यहाँ मिलेगा dt। एक बार v रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखा जाता है, a बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट है 0 से t, तो ये हो जाएगा v माइनस u a, इसकी लिमिट t एक बार रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, v माइनस u a t, या हो जाएगा v बराबर u प्लस a t। यही गति का प्रथम समीकरण है। गति का क्या, प्रथम समीकरण। ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, और ये क्या है, अंतिम वेग है, ठीक है ना। ये एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है, ये क्या है, समय है, ठीक है ना। ये क्या है, समय है। तो कहने का मतलब है कि हम इससे जो है, ये त्वरण की परिभाषा होता है तात्क्षणिक त्वरण का, तो इसके हम इंटीग्रेट करके हम गति का प्रथम समीकरण बड़े आसानी से ला सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका अगर हमें उपयोग करना जाए तो t समय बाद अगर हमें त्वरण दिया हो, प्रारंभिक वेग के बारे में पूछा दिया हो, तो t समय बाद हम उसका वेग क्या होगा ये आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए गति का दूसरा समीकरण ये तब लगाया जाता है, वो पूछा जाए कि t समय बाद गतिशील कण का विस्थापन क्या होगा। t समय बाद गतिशील कण का विस्थापन कब क्या होगा, तो गति का दूसरा समीकरण, ठीक है ना। चलिए तो गति का दूसरा समीकरण क्या हो देखते हैं।
तो हमें विस्थापन पूछा है, तो दूसरा है हमारा गति का दूसरा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण जो होता है वो विस्थापन ज्ञात किया जाता है इसमें, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि हमें कण का, दूसरे में क्या होता है कि हमें कण का t समय बाद विस्थापन ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। वैसे आप जो दूसरा समीकरण होता है वो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। यही हमको निगमन करना है समाकलन विधि द्वारा। तो t समय बाद हमें विस्थापन ज्ञात करना है, t समय बाद हमें विस्थापन ज्ञात करना है। तो हम ऐसे फार्मूला, तो वेग की डिफिनीशन से तो हम ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें विस्थापन आता हो। ये ताक्षणिक वेग का डिफिनीशन है ना। तो यहाँ से हमें चाहिए ds चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा v dt। अब चूंकि हमें t के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पे तो v है और t के सापेक्ष करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि v बराबर क्या होता है, u प्लस AT होता है, तो v की जगह यही रख देंगे। तो ds बराबर हो जाएगा u प्लस AT dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। 0s, यानी कि जब समय 0 था तब विस्थापन 0 था, t समय बाद विस्थापन को हमें मालूम करना है। तो चलिए इसका हो जाएगा यस ही होगा, क्योंकि अगर लिमिट लगाएंगे तो एक बार 0 रखेंगे, यानी ऐसा रखेंगे 0s, तो एक बार यस एक बार 0, तो ऐसे आएगा। इधर क्या करेंगे, अलग अलग इसका इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे u dt है ना, 0 से t है, अब प्लस a तो कांस्टेंट है 0 और t है, यहाँ हो जाएगा t dt। क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और dt हो जाएगा, t हो जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे u कांस्टेंट ही माना जाएगा क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसलिए u बाहर हो जाएगा और dt का हो जाता है t, dt क्या हो जाता है t, और यहाँ a कांस्टेंट है, a बाहर हो जाएगा और t का होता है t स्क्वायर अपॉन 2, जबकि इसके बारे में डिटेल में चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। और लिमिट है 0 से t तक, तो ये हो जाएगा, इसका तो t होगा ut हो जाएगा। अब इसमें एक बार t रखना एक बार 0, तो 0 जो रखेंगे तो ख़त्म, केवल t की जगह t रख देना, t स्क्वायर बाई 2, बाकी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यस बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण। यस क्या है, विस्थापन, t समय बाद विस्थापन, प्रारंभिक वेग, ये समय है, एक समान त्वरण है। तो इस तरह से हम जो है गति के दूसरे समीकरण का निगमन समाकलन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा, गति का तीसरा समीकरण। अगर हमें यस विस्थापन के बाद अगर वेग ज्ञात करना हो, तो गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण यूज तब करते हैं, यानी कि विस्थापन वेग के रूप में विस्थापन या विस्थापन के पदों में वेग, यानी गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। यानी कि मतलब कहने का मतलब हमें कण का वेग जो है, हमें क्या करना होता है इसमें, हमें कण का वेग है ना यस विस्थापन के बाद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि a बराबर होता है dv बाई dt, ठीक है ना। लेकिन हमको ये निगमित करना है, तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ और बनाएंगे इसमें, क्या करेंगे, ds से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नीचे भी ds ऊपर, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। अब इसमें ds dt एक साथ ले लेंगे और ds बाई dt और dv बटे ds एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना। ds बाई dt एक जगह हो गया और dv बटे ds एक जगह हो गया, और ये वेग है, इसको लिख सकते हैं v dv ds, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, वेग, ठीक है ना। अब यस के फॉर्म में वेग चाहिए, तो यस को इधर ले आइए, v dv यहाँ पे रखिए, a ds इधर हो गया। अब दोनों का इंटीग्रेट करिए, है ना, दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। जब विस्थापन 0 था तो वेग मान लीजिए कि u था, और जब विस्थापन यस है तो वेग v है, यही ना।
तो अब इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहाँ पे रख देते हैं u v, लिमिट रख देते हैं, और a इधर बाहर हो जाएगा, यस का ds का यस होता है, और लिमिट हो जाएगी 0 to s। अब इसमें एक बार v रखिए तो v स्क्वायर बाई 2, एक बार u रखिए तो e स्क्वायर बाई 2, ये कॉमन इसमें रखेंगे तो यस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 बाहर ले लीजिए, 1/2 तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे a और s है, 2 इधर आके गुणा हो जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, ठीक है ना। तो ये गति का समीकरण जो है हम लोग इस तरह से मालूम कर लिए, या इसको ऐसे पक्षांतर कर दीजिए तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा 2as, ठीक है ना। तो देखिए हमें गति का 3 समीकरण मिल गया, और इसका हम तभी उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग तभी किया जा सकता है कि जब गतिशील कण का त्वरण क्या हो, नियत हो, गतिशील कण का त्वरण क्या हो, नियत हो गया। और यहाँ पे देखिए अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, एक समान त्वरण, t समय बाद विस्थापन, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक चीज़ और है कि गति के समीकरण हमने अभी बता दिया कि कब यूज होंगे गति के समीकरण, जब त्वरण का मान क्या हो, एक समान हो, त्वरण का मान क्या हो, एक समान। तो पहला क्या था u प्लस at, दूसरा क्या था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। ये जब ये नियत है तभी उपयोग किए जाएंगे, ठीक है ना। अभी हमने देखा था कि a बराबर dv/dt, v बराबर ds/dt, और इधर से a बराबर v dv/ds। इन 3 समीकरण का उपयोग जो है कभी भी किया जा सकता है, ऑलवेज करेक्ट, किसी भी कंडीशन में, लेकिन इनका उपयोग तभी हम कर पाएंगे जब a का मान क्या होगा, नियत होगा। इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि ये दिया रहेगा कि अगर कोई चीज़ विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो कोई कण जो है, कोई कण विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। इसका मतलब प्रारंभ में वो उसका वेग 0 था, ठीक है ना। कोई गतिशील कण यानी गतिमान कण है वो रुक जाता है, गति करते करते रुक जाता है, यानी गतिशील कण गति के अंत में रुक जाता है ना। गतिशील कण गति के अंत में क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए वेग का मान घट रहा है, वेग का मान घट रहा है तो त्वरण को ऋणात्मक लेंगे, और वेग का मान बढ़ रहा है तो त्वरण को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रही है और अचानक हमने ब्रेक मार दिया, तो जब ब्रेक मार देते हैं तो उस समय वेग घटता है और गाड़ी कुछ धीरे धीरे चल के रुकती है। तो जब आपने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, यानी वेग अब मैक्सिमम वेग से धीरे धीरे क्या हो रहा, घट रहा है। गाड़ी अंत में जाके रुक जाती है तो v भी 0 हो जाएगा, a भी नेगेटिव रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक नेगेटिव हो गया ना, अगर ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जा रही है तो इसका मतलब उसका वेग धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब अब उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब वहाँ वेग का मान घट रहा है, अगर वेग का मान घट रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तभी वो जा कर के 0 हो जाए। ब्रेक लगाने का मतलब है कि एक्सेलरेशन अब विपरीत दिशा में लगने लगा, तभी वो गाड़ी जाके धीरे धीरे क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है ना। यानी बंधन के केस में a को नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना, और अगर पॉजिटिव केस में अगर है, अगर एक्सेलरेशन जो है वेग के मान बढ़ रहा है तो उस समय त्वरण धनात्मक होगा तो उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। उसमें कई कंडीशन दी रहेगी, खुद ही हम उसके हिसाब से जो है सवाल को हल करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम लगाएंगे आगे, ठीक है ना। इसके कई सारे एक्सरसाइज आएंगे आगे। अब जैसे हम एक सवाल लेते हैं ये कैलकुलस के ही मेथड पे, हालांकि गति के समीकरण पे आधारित हम बहुत सारे सवाल की एक सीरीज लाएंगे जिसमें गति के समीकरण पे ही पूरे सवाल होंगे। अभी आगे एक ठो और निगमन है कि टीएमए सेकंड में या एनवे सेकंड में चली गई दूरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टीएमए एनवे सेकंड में, ठीक है ना। तो उस पर बहुत सारे सवाल आएंगे। अब गति के तीनों समीकरण पे बहुत सारे सवाल हैं तो उसके अलग से एक वीडियो शूट करेंगे, सिर्फ उसमें गति के तीनों समीकरण पर आधारित वो सवाल होंगे जो कंपटीशन में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। चलिए जैसे हम एक सवाल मतलब इस तरह से दिया हो, जैसे कह रहा है कि s बराबर t² + 1, तो कह दे कि t बराबर 2 सेकेंड में आपको v मालूम करना है।
तो जब हम s से v मालूम करना, जब हम आगे बढ़ते हैं आगे, तो हमें एक समाकलन करने की ज़रूरत होती है, हमें डिफ्रेंसिएशन करने की ज़रूरत होती है। तो हम जानते हैं कि s बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको टाइम के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा 2t प्लस 0, और इसी को हम वेग कहते हैं। तो v बराबर हो जाएगा 2t। अब t बराबर 2 सेकेंड है, तो वेग क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इस तरह से करें, अगर दे दे कि v बराबर है t प्लस 1, क्या करना है v बराबर, अब कह दे कि t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड के बीच क्या करना है, पूछ दे विस्थापन ज्ञात कीजिए, बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विस्थापन ज्ञात कर, समीकरण हमें दिया है। ठीक, तो अब जानते हैं कि अब उल्टे चलना है, तो उल्टी प्रक्रिया क्या होती है, समाकलन की होती है। क्या होती है, समाकलन। हम जानते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है कि v को जगह हम ds/dt लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ds/dt, और ये है t प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा ds, और ये t प्लस 1, और ये हो जाएगा dt। हालांकि इसको हम डायरेक्ट अगर निकालें डायरेक्ट, तो ये आता है s बराबर इंटीग्रेट v dt। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे, वही चीज़ आया ना। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेट कर देना, यानी कि t बराबर 0 और t बराबर t पे विस्थापन जैसा होगा, और यहाँ पे क्या लेना है, t बराबर 0 और t बराबर 2, तो विस्थापन चाहिए। तो चूँकि हमें विस्थापन चाहिए, ये एक तरह से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया एक तरह से, तो हमें ds का जानते हैं s होता है, ds का क्या होता है s। समय क्या दे रखा है, 0 से 2 सेकेंड के बीच, तो इसको करेंगे तो t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और इसमें dt यानी इसका हो जाएगा t, और लिमिट लगा देंगे 0 to 2। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार 2 रखना है, तो देखिए एक बार 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बटे 2, और फिर 2 रखना है, फिर माइनस, अब माइनस सब में 0 करना है तो सब 0 हो जाएगा, तो इधर की चीज़ें तो 0 हो जाएगी। तो s बराबर 2 दूना 4 बटे 2 प्लस 2, 2 दूना 4 यानी 2 2 4 मीटर। ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले का। ठीक, उसी तरह से एक दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है ना। इसी में अगर बोल दे, इसी सवाल में अगर बोल दे, यही है कि यदि v बराबर t है, बोल दे कि यदि v बराबर t प्लस 1 है, और इसमें आगे बढ़ा दे कि t बराबर 4 सेकेंड बाद विस्थापन ज्ञात कीजिए, t बराबर 4 सेकेंड बाद विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी t बराबर 0 से लेकर t बराबर 4 के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। लेकिन एक चीज़ और शर्त दिया है इसमें, देखिए अब लिमिट नहीं दिया, वहाँ तो 0 to 2 दिया था ना, इसमें अब अगर ये कह दे कि जबकि प्रारंभ में वस्तु, जबकि इसमें एक शर्त दिया कि जबकि प्रारंभ में वस्तु मूल बिंदु पर हो, जब वस्तु मूल बिंदु पर होती है तब क्या होता है, मूल बिंदु पर होते यानी s बराबर 0, मूल बिंदु पे होते s बराबर 0। अब हमें पता है कि s बराबर होता है इंटीग्रेट v dt। ठीक है ना, s का इसका v का मान क्या है, t प्लस 1 dt। अब करेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस t, है ना, और प्लस c। अब देखिए यहाँ पे इसलिए हमने c लगा दिया क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल नहीं था, अनिश्चित का, अनडिफिनिट था। अब c की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, इस पे जो दिया है कह रहा है कि जबकि प्रारंभ में वस्तु क्या हो, मूल बिंदु, तो प्रारंभ में वस्तु मूल यानी कि जब t बराबर 0 था तो यस वह क्या था 0। अब यहाँ पे 0 यस के जगह रख दीजिए, t के जगह 0 रख दीजिए, 0 c यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारा विस्थापन मिल गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस 0। अब पूछा है t बराबर 4 सेकेंड बाद, तो t की जगह 4 रख दीजिए, 4 का वर्ग प्लस 2 प्लस ये t है ना प्लस 4, 4 चौक को 16 बटे 2 प्लस 4 यानी हो जाएगा ये 8 और 4 12 मीटर, 8 4 12 मीटर। ठीक है ना, चलिए अब आगे जो है एक और सवाल लगाते हैं। ठीक, आगे ये दिया हुआ है कि मान लो v बराबर 2t है, एक सवाल है कि v बराबर 2t है, फिर इसमें पूछा है कि t बराबर 3 सेकेंड पे विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो t बराबर 2 सेकेंड 3 सेकेंड कोई भी रख सकता, पर विस्थापन ज्ञात कीजिए।
विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब देखिए आगे एक शर्त भी दिया है, जबकि t बराबर 0 पे वस्तु, जबकि t बराबर 0 पे वस्तु मूल बिंदु से, मान लो मूल बिंदु से दे दिया है 2 मीटर पीछे हो, 2 मीटर क्या हो, पीछे हो, मूल बिंदु से 2 मीटर पीछे हो। अब क्या पूछ रहा है, विस्थापन ही पूछ रहा है, तो यस ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, v dt। v की वैल्यू क्या दिया है, 2t दिया है, और ये होगा dt, 2 बाहर हो जाएगा, t dt, तो 2 हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस c। अब देखिए ये इनडिफिनिट है, तो यहाँ पे c कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई आगे, कि जब t बराबर अगर 0 है तो s बराबर, जबकि वो मूल बिंदु से 2 मीटर पीछे है, तो कहने का मतलब जब t 0 था तो मूल बिंदु से बाएं थी, 2 मीटर पीछे थी यानी बाएं थी, तो s बराबर -2 रख दीजिए, और यहाँ पे t का मान 0 रख दीजिए, और प्लस c, यानी कि c बराबर -2 हो गया। अब s का जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 2 है ना, t स्क्वायर बटे 2 -2, 2 से 2 कट जाएगा तो s बराबर हो जाएगा t स्क्वायर -2, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा है ना कि t बराबर 3 सेकेंड पर, तो t का जगह 3 रख दीजिए, स्क्वायर -2, 3 3 के 9 -2 यानी कि 7 मीटर। तो बाद में अगर अनिश्चित डिफरेंशियल है तो बाद में वो c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ क्लू दिया रहता है। अगर मान लीजिए ऑलरेडी ये दिया है कि इतने समय से इतने समय के बीच, तब तो निश्चित डिफरेंशियल है, तो c की वैल्यू यहाँ रखना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए v की वैल्यू दे दिया है t स्क्वायर, और हमें कहा है कि a मालूम करिए, यानी जब हम आगे बढ़ते हैं तो करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। तो हमें a चाहिए, तो हम जानते हैं कि dv/dt होता है, तो यहाँ से v की वैल्यू रख दें, v की वैल्यू t स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, ठीक है ना। तो लेकिन अगर a की वैल्यू दिया हुआ मान लीजिए कि t + 3 और पूछे v, यानी वापस आना, तब हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो वापस आने के लिए हमें a से v मालूम करना है, हमें a से क्या करना है, v मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि a बराबर होता है dv/dt, तो यहाँ से dv हो जाता है a dt, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ से, तो इसका v हो जाएगा, इसका a, और यहाँ पे लगा दें dt, ठीक है ना। वो तो यहाँ पे टाइम दिया रहेगा कि t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग क्या है और t बराबर t पर अंतिम वेग क्या है, ठीक है ना। तो एक तरह से ये चीज़ हमको मिल गया, हमें इसका लिमिट दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं लिमिट दिया रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन में t लगा देंगे। लेकिन ये चीज़ हमें पता हो गया कि v बराबर जो होता है a dt, या उसको अंदर ही कर सकते हैं क्योंकि a तो कांस्टेंट होता है। अब इसी पे एक सवाल है कि मान लीजिए कि a बराबर जो है 3t स्क्वायर, a बराबर क्या है 3t स्क्वायर, तो t बराबर 3 सेकेंड पर v का मान ज्ञात कीजिए, t बराबर 3 सेकेंड पर v का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिमिट दिया रहता है कि t बराबर 0 से इतने सेकंड के बीच, तब तो लिमिट है, लेकिन डायरेक्ट 3 बराबर 3 सेकंड पूछा है। लेकिन आगे एक दिया है कि जबकि प्रारंभ में वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। अब वहाँ समय की बात, विस्थापन की बात कर रहा था, अब यहाँ वेग की बात कर रहा है। जबकि प्रारंभ में वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। जब विराम अवस्था में है तो इसका मतलब उसका u क्या है, 0 है, विराम अवस्था में है। तो हम यही लगाएंगे a dt, a की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर dt, 3 बाहर आ जाएगा t स्क्वायर dt, अब हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा t3/3, और इसमें हम लोग c ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 3 से 3 तो ये कट ही गया, तो v बराबर हो जाएगा t³ + c। अब देखिए कंडीशन लगाया है कि जबकि प्रारंभ में वस्तु क्या हो, विराम अवस्था में है, यानी कि प्रारंभ में वस्तु विराम अवस्था में, मतलब जब t बराबर 0 था तो v बराबर भी क्या था, 0, विराम अवस्था में, उस समय वेग भी क्या था, 0 था, तब c कैलकुलेट हो जाएगा, v भी 0 t भी 0, तो c बराबर भी 0। तो जब c 0 है तो v बराबर आ गया t³। अब हमें t बराबर 3 सेकेंड पे v मालूम करना है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 3 9 3 27 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
तो देखिए यस से हमें यस मिला, ये वी डी टी। ठीक, तो इस तरह से जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। समाकलन का उपयोग करके हम बड़े आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए अभी समाकलन का उपयोग करके हमने जो क्या किया था, बड़े आसानी से गति के तीनों समीकरण को निगमित कर दिया था। ठीक है ना। तो अब इससे रिलेटेड जो है हम गति के तीनों समीकरण से रिलेटेड अगर इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल जो कंपटीशन में पूछे गए हैं उसकी सीरीज़ एक लेकर आएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि nवें सेकंड में या टीवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला निगमित करेंगे। फिर उसमें बहुत सारे उस पर रिलेटेड बहुत सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।